हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वर्ड को डीकोड करने वाले हैं जो हम हर जगह सुनते हैं, न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में, हमारी डेली कॉन्वर्जेशंस में, और वो वर्ड है डेवलपमेंट। पर क्या हमने कभी आराम से बैठकर सोचा है कि इसका आखिर मतलब क्या होता है? ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। जब आप ये वर्ड सुनते हैं ना, डेवलपमेंट या विकास, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, शाइनी मेट्रो ट्रेन्स, या शायद कुछ बिल्कुल अलग? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके लिए पर्सनली डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो आइए देखते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेवलपमेंट का आइडिया सबके लिए सेम नहीं होता। देखिए, एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, मतलब जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है ज़्यादा दिन काम मिले, अच्छी वेजेस मिलें। वही पंजाब के एक प्रॉस्पेरस फार्मर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना। और इधर एक रिच शहरी फैमिली की लड़की के लिए डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम, बिल्कुल अपने भाई जितनी आज़ादी। और नर्मदा वैली में रहने वाले एक आदिवासी के लिए, उनके लिए डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि उन्हें अपनी ज़मीन से ना हटाया जाए। देखा आपने, एक ही वर्ड पर गोल्स कितने अलग अलग हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने आज की डिस्कशन को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वन आइडिया मैनी गोल्स की बात करेंगे। फिर हम द मनी मैट्रिक यानी पैसे से तुलना करने के तरीके को समझेंगे। उसके बाद हम द ह्यूमन डेवलपमेंट पिक्चर देखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी, और एंड में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, डेवलपमेंट, वन आइडिया मैनी गोल्स। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसी जिसकी लाइफ सिचुएशन होती है उसकी ज़रूरतें भी वैसी ही होती हैं। इसीलिए जो एक इंसान के लिए प्रोग्रेस है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी प्रोग्रेस हो। इनफैक्ट पता है क्या, कभी कभी तो ये गोल्स कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। कन्फ्लिक्टिंग मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, एकदम ऑपोजिट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बड़े बड़े डैम्स। सोच के देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि ज़्यादा डैम्स बने ताकि इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। उनके लिए ये बिल्कुल सही डेवलपमेंट है। पर उसी डैम को बनाने के लिए आसपास के गांव, वहां रहने वाले लोगों की जमीन सब पानी में डूब जाती है। तो उन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट हुआ या डिस्ट्रक्शन? बिल्कुल डिस्ट्रक्शन। तो इतने सारे अलग अलग गोल्स में एक चीज काफी कॉमन है, वो है ज्यादा इनकम, है ना? रेगुलर काम, अच्छी सैलरी, ये तो सभी चाहते हैं। बट यहां एक मिनट रुकते हैं। क्या लाइफ में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है? सोचिए, बिल्कुल नहीं। इनकम के अलावा भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब सबके साथ बराबरी का बर्ताव, आज़ादी, सिक्योरिटी, दूसरों से रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें भी तो उतनी ही ज़रूरी हैं। और यही इस सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मटीरियल गुड्स, यानी जो चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं, वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, पर वो सब कुछ नहीं है। पैसा आपको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, आपको अच्छी दोस्ती नहीं खरीद के दे सकता। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये नॉन मटीरियल चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो भी आखिर उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के गोल्स इतने अलग अलग हैं, तो फिर हम इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं? हम कैसे कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है और वो डेवलपिंग? वेल, इसका सबसे कॉमन, सबसे आसान तरीका जो यूज़ किया जाता है वो है इनकम। और इसके लिए एक खास टर्म यूज किया जाता है, पर कैपिटा इनकम। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एवरेज इनकम, मतलब उस देश में एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। और इसको निकालना भी आसान है, बस देश की टोटल इनकम लो और उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, सिंपल। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी पर कैपिटा इनकम को यूज करके देशों को अलग अलग कैटेगरीज में डालती हैं। जैसे जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम एक सर्टेन लेवल से बहुत ज्यादा है, उन्हें रिच माना जाता है, और जिनकी बहुत कम है, उन्हें लो इनकम। और इंडिया की बात करें तो 2023 के डेटा के हिसाब से हम लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ एक बट है, क्या एवरेज से हमें पूरी पिक्चर मिल जाती है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब अगर आप टेबल में देखें तो दोनों की एवरेज मंथली इनकम बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपीज। दोनों बराबर लग रहे हैं ना? तो अब सवाल आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए, अगर आपको चॉइस मिले तो आप इन दोनों में से किस देश में रहना प्रेफर करेंगे, कंट्री ए में या फिर कंट्री बी में? सोच लीजिए आराम से।
आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने कंट्री ए को चुना होगा, और आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि कंट्री ए में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सब लोग लगभग 10,000 के आसपास कमा रहे हैं। वहीं कंट्री बी में क्या हो रहा है? 4 लोग तो सिर्फ 500-500 रुपए कमा रहे हैं, और एक पांचवा इंसान अकेले 48,000 कमा रहा है। एवरेज तो दोनों का 10,000 ही आया, लेकिन रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो यही एवरेज इनकम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये डिस्पैरिटी यानी भेदभाव को छुपा देता है। तो ये साफ हो गया कि सिर्फ एवरेज इनकम से काम नहीं चलने वाला। अगर वो बेस्ट तरीका नहीं है तो फिर क्या है? इसके लिए हमें अब पैसे से आगे बढ़कर देखना होगा। चलिए अब डेवलपमेंट की आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम इंडिया की ही 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। अब अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम को देखें तो हरियाणा इन तीनों में सबसे आगे है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम केरला और बिहार से काफी ज्यादा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे, और इसमें पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम शॉर्ट में IMR कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये हमें बताता है कि किसी जगह पर हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये उस जगह की हेल्थ फैसिलिटीज को दिखाता है। और अब देखिए, यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। हमने देखा था कि इनकम में हरियाणा सबसे आगे था, है ना? लेकिन IMR के मामले में केरला हरियाणा से कहीं बेहतर है। केरला में जहां 1000 बच्चों पर सिर्फ 6 की डेथ होती है, वहीं हरियाणा में ये नंबर 28 है। इतना बड़ा डिफरेंस, सोचने वाली बात है ना? और ऐसी ही सेम स्टोरी हमें एजुकेशन में भी देखने को मिलती है। केरला का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज 94% है, जबकि हरियाणा का 82%। तो एक बार फिर से कम इनकम होने के बावजूद केरला हेल्थ और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में हरियाणा से काफ़ी आगे निकल गया है। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों? इसका जवाब है पब्लिक फैसिलिटीज़। देखिए, आपके पास पैसा हो सकता है, पर आपकी जेब में रखा पैसा आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। क्या आप पैसे से पोल्यूशन फ्री हवा खरीद सकते हैं? नहीं। केरला इसलिए बेहतर परफॉर्म कर पाया क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने सबके लिए अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, जिन तक सबकी पहुँच है, और यही उनके बेहतर रिजल्ट्स का सीक्रेट है। और इसी बेहतर अप्रोच को, जो सिर्फ इनकम को नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देता है, उसे एक नाम दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो यूनाइटेड नेशंस बनाता है, और ये 3 मेन चीज़ों को देखता है। पहला, लोग कितनी लंबी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। दूसरा, वहाँ एजुकेशन का लेवल क्या है। और तीसरा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, जिसके लिए पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। और जब हम इस HDI रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से देखते हैं तो नतीजे काफ़ी सरप्राइजिंग होते हैं। आप देखिए, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका हमसे साइज में कितना छोटा है, लेकिन उसकी HDI रैंक इंडिया से काफ़ी बेहतर है। यहाँ तक कि उनकी पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमसे अच्छी है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि किसी देश का बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। पॉलिसीज और प्रायोरिटीज ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट क्या है और उसे नापने के अलग अलग तरीके क्या हैं। पर अब एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल बाकी है। जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल मतलब क्या वो लंबे टाइम तक टिक सकता है? क्या आने वाली जनरेशन्स यानी हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी ये रिसोर्सेज बचेंगे, या हम सब कुछ अभी ही खत्म कर देंगे? ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है कि ये दुनिया हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और आप सोचिए, जब हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसे सही सलामत वापस करना हमारी जिम्मेदारी होती है ना? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रूड ऑयल, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये एक बार खत्म हो गया तो उसे दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और जिस स्पीड से हम आज इसे यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक एस्टिमेट्स बताते हैं कि दुनिया के पास बस अगले 47 साल का ही स्टॉक बचा है। सिर्फ 47 साल। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर, वो भी इंडिया के कई हिस्सों में डेंजरसली लो लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सोच को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे।
मतलब हमें अपने साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। ओके, तो हमने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। तो ये रहा पहला सवाल। इनमें से कौन सी पड़ोसी कंट्री का परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में इंडिया से बेहतर है? आपके ऑप्शंस हैं आई बांग्लादेश, वी श्रीलंका, थर्ड नेपाल और चौथा पाकिस्तान। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, हमने HDI वाली टेबल में क्या डिस्कस किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 श्रीलंका। बिल्कुल सही। जैसा हमने टेबल में देखा था, श्रीलंका की HDI रैंक इंडिया से काफ़ी आगे थी और वो पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सभी मामलों में हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था। बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? मतलब डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी यानी धारणीयता जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर आप इन पॉइंट्स में दे सकते हैं। नंबर 1, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और ऑयल लिमिटेड है, हम उन्हें अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ना हमारी मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक जिम्मेदारी है। नंबर 3, एनवायरनमेंट का नुकसान जैसे पोल्यूशन ये किसी देश की बाउंड्री नहीं देखता, इसका असर सब पर पड़ता है। और लास्ट में नंबर 4, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ लंबे समय तक चले तो उसे सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि डेवलपमेंट का असली मतलब सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स या ज्यादा पैसा नहीं है। इसका मतलब है एक लंबी, हेल्दी और एजुकेटेड लाइफ जिसमें सबको बराबरी का मौका मिले, और सबसे जरूरी ऐसा डेवलपमेंट हो जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इस प्लैनेट को एक बेहतर जगह बनाए। अब मैं एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके हिसाब से इंडिया को आगे बढ़ने के लिए वाकई में किस तरह के डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसे सस्टेनेबल बनाने में आप पर्सनली क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।